एक आदमी मरने के बाद ऊपर पहुंच गया, आदमी मर गया, ऊपर पहुंचा तो यमदूतों ने पकड़ लिया। तो यमदूतों ने पूछा कहां जाओगे, स्वर्ग के नर्क? बोला पहले दिखाओ, पहले देख लूं तो पता चलेगा कहां जाना है। तो उसको ले गए सबसे पहले तो स्वर्ग में। देख भाई, अब स्वर्ग में क्या देख रहा है वो, शानदार मसाज हो रही है। मतलब आपको वही बात बोलूंगा जो आपको समझ में आएगी। शानदार मसाज हो रही है, फाउंटेन चल रहे हैं, बढ़िया खाना सर्व हो रहा है, ऐशो आराम की सारी जरूरतें मौजूद हैं, जो आप सोच सकते हैं, कल्पना भर कर सकते हैं, वो सब स्वर्ग में है। अप्सराएं नाच रही हैं। मैं वही बोलूंगा जो आपको पसंद आ रहा है। तो ये सब स्वर्ग में उसने देखा। तो यमदूतों ने बोला अब, बोला नर्क में दिखाओ। अब वो नर्क में ले गए उसको। अब नर्क में देखा तो और हैरान हो गया, और भी खूबसूरत अप्सराएं नाच रही हैं, उससे भी खूबसूरत तरीके से मसाज हो रही है, उससे खूबसूरत खाना सर्व हो रहा है, और उससे भी खूबसूरत खूबसूरत वादियां हैं, झरने हैं, सब बढ़िया है। उसने बोला तो नर्क उससे भी बेहतर है। बोला बिल्कुल। बोला चॉइस? बोला नर्क में भेजो। उसने बोला सोच ले एक बार, क्योंकि डिसीजन तो सिर्फ एक बार ले सकता है। अगर तूने गलत लिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सोच ले। बोला सोचना क्या है? नर्क में भेज दो। उसने बोला लॉक किया, उसको नर्क में भेज दिया। जैसे ही नर्क में भेजा, यमदूतों ने 2 ताली बजाई, सब गायब हो गया, जंजीरों से जकड़ लिया उसको। नीचे सांप छोड़ दिए जो काट रहे। उसने बोला धोखा है, ये क्या है? बोला जो पहले दिखाया वो एडवर्टाइजमेंट थी खाली, बस ताकि तू फंस जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में बहुत सारी कंपनियां ये कांड करती हैं सर। इसीलिए मैंने बहुत सारी कंपनियों को दूसरी सालगिरह मनाते नहीं देखा अपनी जिंदगी में। वो जिस स्पीड से चालू होती है, अभी तो पहले साल का केक भी फ्रिज में रखा होता है कि कंपनी का राम नाम सत्य। तो किसी इसी तरह की एडवर्टाइजमेंट में ना फंसिएगा। मैंने इसीलिए ये बात शुरू की है, क्योंकि आप इस बिजनेस में नए हैं तो कोई भी प्रलोभन आपको दे सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपका भविष्य खराब करें। मैं चाहता हूं आप इसी बिजनेस में रहें और जिंदगी भर रहें, ताउम्र रहें। लेकिन जो सेशन आज हम लोग करने वाले हैं वो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या फायदा उठाया मुझे पता नहीं। आज कुछ नया सीखते हैं सर। लेट्स स्टार्ट। क्या आप लोगों के पास पेन, पेपर, डायरी, नोटपैड, ये सब कुछ है साहब? लिखेंगे तो याद रहेगा। ऐसा मान के चलिए कि अगले 3 घंटे में आप एक दूसरे को नहीं जानते। बात नहीं करेंगे तो बात समझ में आएगा, डिस्कशन नहीं करेंगे तो बात गले उतर जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब मैं 9 बजे सेशन क्लोज करूंगा तो आप एक नए इंसान बनकर इस ऑडिटोरियम से बाहर जाएंगे। April 23, 2016। मुबारक आप लोगों को, आज का जन्मदिन आपका। आज आपका पहला दिन है साहब बाकी बची हुई जिंदगी का। हैप्पी बर्थडे, फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ फॉर द रिमेनिंग। बची हुई जिंदगी का पहला दिन। स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम रामायण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर हिंदुस्तानी जानता है। तमिल हो, मद्रासी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, लड़का हो, लड़की हो, लेडी हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, दिल्ली में हो, अहमदाबाद में हो, पटना में हो, गुजरात में हो, पटियाला में हो, आसाम में हो, गुवाहाटी में हो, शिलांग में हो। ये एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीयों के जहन में बहुत अच्छे से। भगवान राम का कैरेक्टर करीब करीब हर किसी के जहन में है, हर कोई समझता है, जानता है, पहचानता है। इस कहानी का कोई टक्कर नहीं है सर। इसको टक्कर देने वाली कहानी आज तक मुझे लगता नहीं कि कभी बनी होगी। सबसे प्राचीन कहानी है। 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है दशहरे के ऊपर, एक साल का। दशहरा और दिवाली 2 बड़े त्योहार हैं इस देश के, वो इसी कहानी के बाय प्रोडक्ट हैं। 6,000 साल पहले घटित हुई घटना है, 6,000 years ago। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कैसा साथ दे सकती है आज हम सीखेंगे।
जो बिजनेस आप कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसमें आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है आज हम सीखेंगे। आपकी जिंदगी में, आपके घरेलू व्यवहार के अंदर, आपके ऑफिस में ये घटना लाभ कैसे दे सकती है आप सीखेंगे। क्योंकि मेरी उम्र 37 साल हो गई है और मैं करीब करीब 30 साल से रामायण देखता हूं, रामलीला में जाता हूं। आजकल के बच्चे नहीं जाते क्योंकि टीवी से फुर्सत नहीं होता। 20,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं और करीब करीब 6,000 साल से पैसा खर्च हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि इतने हजारों सालों में अरबों खरबों न जाने कितना पैसा खर्च हुआ होगा, हासिल क्या हुआ, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। आपके जीवन में उसका फायदा क्या हो रहा है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा क्या खर्च हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फायदा क्या ले पा रहे हैं, क्या फायदा मिल रहा है साहब। आपके ऑफिस में कल आप जाएंगे, उससे रामायण से आपको क्या फायदा मिलेगा। एनी ऑफ द लॉस, एनी ऑफ द प्रॉफिट। आपको पिछले 5 साल में क्या फायदा मिला, आपको पिछले 10 साल में क्या फायदा मिला, अगले 10 साल में क्या फायदा होता नजर आ रहा है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी कहानी है जिसके टक्कर की कोई कहानी इससे पहले नहीं आई, इसके बाद शायद आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ ड्रॉ किया जा सकता है। आप अपने अपने नजर से देखे हैं, आज आप मेरी नजर से इस बिजनेस को देखिए और इस रामायण को देखिए। मैं जहां रहता हूं फरीदाबाद में, वहां एक रामलीला है, करीब 60 साल से होती है। मेरे पिताजी डायरेक्ट करते हैं करीब करीब 40 साल से। और आपको जान के हैरानी होगी कि जिस एरिया में होती है उस एरिया में सबसे ज्यादा जुआ खेलने वाले और शराब पीने वाले लोग हैं। तो मैंने एक दिन पूछा फायदा क्या हुआ, 40 इयर्स, और जिस एरिया में कर रहे हो एटलीस्ट वो एरिया तो जबरदस्त हो जाना चाहिए था अब तक, और वो एरिया सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। आपने भी देखा होगा, आपको ये तो पॉलिटिशियन का मंच भर रह गया है, बाकी पॉलिटिशियन आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। फायदा क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। बच्चे भी कहां देखते हैं, आप काहे को देखें, वही राम, वही लक्ष्मण, वही स्टोरी, वही एंड, वही क्लाइमेक्स, सब पता है हमको। कुछ नया हो तो देखें भी सही, लेकिन कुछ नया देखते हैं। रामायण इज द बेस्ट मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल लिटरेचर एवर प्रोड्यूस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। लेट्स लर्न। एक नए रूप में देखते हैं सर। लेट्स लर्न नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम रामायण। आर यू रेडी? नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में रामायण को लेकर ट्रेनिंग मुझे लगता नहीं कि किसी ने आज तक पहले कभी की होगी, या मुझे लगता है कि आज के बाद कोई करेगा। आज के बाद हो सकता है कोई कॉपी मारे, लेकिन आज वो पहलू हम बात करेंगे, वो चीजें हम देखेंगे और समझेंगे। चलो मैं कुछ भी बोलूंगा उससे पहले थोड़ा जानना चाहता हूं, क्या आपको रामायण के बारे में नॉलेज है? आपको पता है सब? उन पात्रों के बारे में पता है? क्या घटना घटी वो आपको मालूम है? मजा आएगा, फिर आपको मजा आएगा। लेट्स लर्न नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम रामायण। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गुरुज, मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े धुरंधर गुरु हुए हैं, अकॉर्डिंग टू देम देयर आर 6 एरियाज ऑफ लाइफ। जिंदगी में सफल होने के लिए 6 एरियाज हैं साहब। आपको अगर जिंदगी में सफल होना है तो आपको इन 6 सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। 6 एरियाज ऑफ लाइफ। नंबर 1 करियर। आपका करियर शानदार होना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि आदमी का करियर बहुत शानदार होना चाहिए। यस और नो? आप एग्री करते हैं मुझसे कि अगर आदमी को सफल तभी माना जाएगा जब उसका करियर शानदार हो। लेकिन अगर करियर शानदार है और जो मैं दूसरी चीज लिखने वाला हूं ये नहीं है, तो वो करियर शानदार है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाली एक चीज नहीं चाहिए। मैनेजमेंट गुरु कहते हैं कि आपको 6 चीजें चाहिए अगर आपको सफल होने का ठप्पा अपने ऊपर लगाना है। नंबर 1 इज करियर। नंबर 2 फैमिली। आपका करियर बहुत शानदार है और परिवार डिस्टर्ब है तो वो करियर बेकार है सर, उसका कोई मायना नहीं। यानी करियर अच्छा होने के साथ साथ परिवार में भी खुशफहमी, खुशहाली होनी चाहिए साहब कि नहीं? पैसे आप बहुत कमाते हैं, घर जाते हैं, बीवी झगड़ा करती है, पिताजी बात नहीं करते, मां से आपका झगड़ा हो रहा है, तो वो करियर बेमानी है मेरे हिसाब से। मैनेजमेंट गुरु कहते हैं ये 2 चीजें बेकार हो जाती हैं अगर तीसरी चीज साथ में ना जुड़े। करियर और फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप फिजिकली बढ़िया होने चाहिए। आप में 2 स्टंट डल चुके हैं, बाईपास हो चुका है, करियर भी शानदार, परिवार भी शानदार, आप बेकार है साहब। आपको हार्ट की बीमारी है, डिजीज है साहब, आपका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख खराब हो गई, एनी ऑफ द रीजन आप फिजिकली कैपेबल नहीं है। तो वो करियर, वो परिवार बढ़िया होने के बावजूद भी आप सफल नहीं है। और ये तीनों चीजें अच्छी हैं और चौथी चीज में मार खा गए तो ये तीनों चीजें बेमानी हो जाती हैं। देखते हैं सोशली आपकी क्या पहचान है बाजार के अंदर। करियर शानदार, परिवार बहुत खुश, फिजिकली सही, लेकिन बाजार में आपको कोई पूछता नहीं है सर, आपकी पूछ नहीं है, कोई नमस्ते नहीं करता, सत श्री अकाल नहीं करता, राम राम नहीं करता, रहीम भाई नहीं बोलता। तो ऐसा पैसा, ऐसा करियर, ऐसा परिवार, फिजिकली फिट होना, वो किसी मतलब का। ये 4 चीजें वेस्ट हो जाती हैं अगर 5वीं चीज में आप फिर मार खा गए। 5वीं चीज इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? मेंटली आप दिमागी तौर पे खुश हैं। अगर आप दिमागी तौर पे विचलित हैं, परेशान हैं किसी भी वजह से, तो ये चारों चीजें आपके किसी काम की। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो मैं 6ठी चीज लिख रहा हूं वो ना हो तो ये 5वीं चीजें खत्म हो जाती है। यू वांट टू नो? नंबर 6 इज स्पिरिचुअली। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं धार्मिक आदमी हूं, भगवान को बहुत मानता हूं और उम्मीद करता हूं आप भी मानते होंगे। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं करता उस शक्ति से जो सरकार संसार चलाती है, समय पर सूरज उगता है, समय पर डूब जाता है, व्हाट अ डिसिप्लिन। 6000 साल से हो रहा है, न जाने कितने युगों तक चलता रहेगा। स्पिरिचुअली अगर आप कनेक्ट नहीं करते उस ईश्वर से, तो ये 5 ऊपर की चीजें वेस्ट हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं रामायण की और बात करता हूं उसको नेटवर्क मार्केटिंग में डालने की। तो अगर आप राम के चरित्र को उठा के देखें तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, अभी शादी हुआ है और राजा बनने वाले हैं, तो वो पहला पड़ाव है जिंदगी का। तो मैं देखना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि करियर शानदार है कि नहीं है? राजा बन रहे हैं पूरी देश का, पूरी दुनिया का, बहुत जबरदस्त सल्तनत होगी। आज के बिल गेट समझ सकते हैं, वॉरेन बफेट समझ सकते हैं, हमारी साहब समझ सकते हैं। करियर मतलब ऊंचाइयों पर है, यानी करियर वाइज वो आदमी शानदार है साहब के नहीं? करियर पे रोशनी डालें। अगर फिट एंड फाइन, ए क्लास, डन। करियर में शानदार है और परिवार में प्यार करने वाले भाई, प्यार करने वाली प्रजा, खूबसूरत बीवी, टिपिकल सूरज बढ़ जाते हैं मूवी, यानी परिवार से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला फेज की मैं बात कर रहा हूं। करियर शानदार, पारिवारिक सुख, फिजिकली सॉलिड है, स्ट्रांग है। धनुष उठाया किनका? तो बहुत भारी था, एक हाथ से उठा लिया तो फिजिकली भी कोई दिक्कत नहीं लगती है ना। तो करियर भी शानदार, परिवार भी शानदार, फिजिकली शानदार। नंबर 4, सोशली रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? 14 साल की उम्र में चले गए मां बाप को छोड़कर, क्या करने? मारने मारने मारने। किसको मारने? राक्षसों को मारने। किसको बचाने? साधु संतों को बचाने। 14 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? यस। सेना भी भेज सकते थे, छोटे से उम्र 14 साल होती क्या है। सोशली भी सॉलिड है, चारों चीजें ठीक है। नंबर 5, मेंटली। जो आदमी इस देश का राजा हो उसको वहां के बेस्ट गुरु ने पढ़ाया होगा, आई थिंक, आई गेस बेस्ट गुरु होंगे वहां के, प्रोवाइडेड होंगे उनको, तो मेंटली सक्षम होंगे। अगर नहीं होगा बात, यस। और स्पिरिचुअली का तो कहना नहीं, क्योंकि भगवान मानते हैं। तो ये 6 एरियाज में भगवान 100% सही फिट बैठते हैं साहब। क्या मैं ठीक हूं? अब यहां से कुदरत ने खेल दिखाना शुरू कर दिया। सुबह मिलना था राज तिलक और सुबह मिल गया। सबसे पहली चीज खत्म हुई साहब, उड़ गया, डिस्ट्रॉय, खत्म हो गया साहब। क्या बात! जो चीज हाथ में थी
राज करेंगे, राज। और राज बहुत बड़ी चीज होती है साहब। यहां तो पार्षद एमएलए की लड़के इलेक्शन के लिए खून हो जाते हैं, एमएलए एमपी के इलेक्शंस के लिए कत्ल हो जाते हैं। तो वो तो देश का राज था, सल्तनत थी। करियर हाथ से यूं छिटक के चला गया, करियर। और आप कंपैरिजन करें अपने आप से, क्या आपको एक हफ्ते का पे आउट ना आए बस, तो आपकी मनोदशा कैसी रहेगी सोचो। और 2 हफ्ते चेक ना आए अगर, और 3 हफ्ते ना आए अगर, इसको तो 14 साल चेक नहीं आएगा, इसको बताया गया 14 years नो पे आउट एट ऑल। आपको अगर 1 महीने पे आउट ना आए, मैं गारंटी कहता हूं 99% लोग लौट जाएंगे इस कंपनी को छोड़। करियर में इतना भी उठा पटक हुआ तो हालत, क्या मैं ठीक हूं? अब आप आदमी की साइकोलॉजिकल मेंटली स्ट्रेंथ देखो कि रात को पता था कि सुबह राजा, और सुबह पता चला राजा फाजा कुछ नहीं, 14 साल के लिए निकलने भाई कोई राजा फाजा नहीं। क्या झटका लगा होगा। तो आप सोचो, आप घर जाओ और पिताजी बोले घर नहीं आना, वाइफ बोले क्या मतलब ओवर यू, कहता हूं, और 14 साल छोड़ो, आपको 14 दिन के लिए भी अगर मैं सड़क पे भेज दूं, आप सोचो आपकी मानसिकता कैसी रहेगी। आप क्या फील कर पा रहे हैं साहब, वो दुख, वो दर्द, वो एहसास कि अब कुछ भी नहीं रहा, खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया। लेकिन सिचुएशन कभी भी आदमी जिंदगी पे असर नहीं डालती साहब। कोई भी सिचुएशन आदमी की जिंदगी पे कभी असर नहीं डालती, उस सिचुएशन में लिया गया निर्णय उसकी जिंदगी पे असर डालता है। परेशानी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आती, परेशानी सभी के लिए आती है, लेकिन उस परेशानी की स्थिति में आप क्या डिसाइड करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक आदमी आपको मना करके चला गया, 4 लोगों का आपने प्लान दिखाया, 4 लोगों ने मना कर दिया, फालतू का काम है, नहीं करते। यह सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं है, यह सिचुएशन इस कंपनी में जितने भी लाखों लोग जुड़े हैं सबके साथ आई। यह सिचुएशन मेरे साथ आई, मुझे 14 लोगों ने मना कर दिया, फर्स्ट फॉर्च्यून से नो टू मी, गेट आउट। मुझे बोला भाग जाओ, मैंने बोला क्यों, आपको बिजनेस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप कैसे कमाएंगे? बोले जब तुम कमा लोगे तब आ जाना, गेट आउट, गेट लॉस्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा, 11 साल पहले, 11 साल छोटा था, स्कूटर पे जाता था बिजनेस दिखाने, और मेरे से उम्र में बड़े लोग होते थे, मैं उनको बोलता था अंकल जी आप इस बिजनेस में आए, हमारी लाइफ बन जाएगी, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो मुझसे पूछते तुम मिलने कैसे आया, मैं बोलता था स्कूटर पे। बोले वेरी गुड। बोले तू बनेगा करोड़पति? यस, गेट आउट, जब बन जाएगा तब आ जाएगा। तो ये सिचुएशन जो आपके साथ आती है कि जब लोग आपको मना करते हैं, जब लोग आपका फोन नहीं उठाते हैं, इससे बेटर सिचुएशन है कि वह सिचुएशन है। मैं ये जानना चाहता हूं आज आप लोगों से, उसका रिस्पॉन्स मैं आपको बता रहा हूं बस खाली। अब उसका रिस्पॉन्स ये था, जब उसको बताया गया कि तुझे 14 साल की वनवास है, उसने अपनी मां को बोला मां से मिलके जाऊं कि बिना मिले चला जाऊं। उसका जवाब ये नहीं था कि क्यों, आर्ग्यूमेंट नहीं किया, नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। अभी मुझे मालूम चला कि कल कंपनी ने बहुत सारे लोगों के पैसे काटे, मेरे पास फोन आए, क्यों, कैसे काट लिए? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सर, कोई कंप्लेंट नहीं। आपको मैं सिर्फ 2000 रुपए का चेक लूं और फाड़ दूं बस खाली कि नहीं मिलेगा, आप मार डालोगे सर मुझे। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से, जो कि सच्ची घटना है, कि मेंटली आदमी कितना सॉलिड है और आप और मैं क्या सीख सकते हैं। आपके जीवन में जब भी प्रॉब्लम आए, आप रिलेट करिए आज के बाद कि उस आदमी ने क्या किया और हमको क्या करना है। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या इतनी सी हो जाएगी साहब, चींटी के बराबर। आपको लगेगा तो कुछ है ही नहीं यार। वो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते। आपको 10 लोग मना करते हैं, आप बोले नो प्रॉब्लम। आपको 50 लोग मना करें, आप बोले नो प्रॉब्लम। उसको पता था कि 14 साल पैसे नहीं आएंगे। कोई टेंशन हुई साहब? क्या लड़ाई करी? आज का भाई होता तो स्टे ऑर्डर ले आता पहले दिन जाके, और बाप को बोलता वर तूने दिए थे, मेरा क्या मतलब, तूने वर दिए तो अपने आप ने पट, वर तूने दिए भुगते हम,
लेकिन ऐसा कुछ कहा, सीखने का जरूरत है सर। यू हैव टू लर्न। करियर स्पॉइल हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। दूसरी चीज पे आते हैं, फैमिली की वजह से ही करियर खराब हुआ। मां ने ही बोला निकल जा, कोई बाहर से नहीं आया बोलने के लिए, इसने बोला, मां ने बोला 14 साल के लिए चला जा। तो परिवार की वजह से ही करियर। कितने लोग साथ देने के लिए गए सर? एक बीवी और एक भाई। अब देखो कितनी दिलचस्प घटना है। इतिहासकार इसको अलग अलग नजरिए से देखते हैं, मैं इसको अलग नजरिए से देखता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से देखता हूं। एक वाइफ और एक भाई, दो लोग गए साथ। मामा भी होंगे, चाचा भी होंगे, बड़ा कुंबा था, इतना बड़ा खानदान था, कोई और क्यों नहीं गया? किसी ने रोका था? जब बीवी लड़के जा सकती है, जब भाई लड़के जा सकता है, तो बाकी भी कोई लड़के साथ, कोई गया? इसका मतलब मुसीबत में कौन काम आया? दो लोग। आपकी जिंदगी में आपको ए और बी ही काम आएंगे आपके हमेशा। ए एंड बी, टू पीपल। आपके स्पॉन्सर, आपने जिसको स्पॉन्सर किया है, सारी दुनिया चली जाए, वो साथ रहे, कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। एनी ऑफ द बैटल कैन बी वॉन। तो जिनको आप स्पॉन्सर करते हैं इस बिजनेस में, जो आपके ए हैं और बी हैं, ध्यान रखिए आपको बनवास हुआ तो ये साथ देंगे आपका। ट्रस्ट करिएगा इनके ऊपर। फैमिली खत्म हो गई, करियर डिस्टर्ब हो गया, कोई साथ नहीं गया, कोई मां नहीं गई, कोई नहीं गया, किसी ने रोका थोड़ी था। जब बीवी लड़के जा सकती है, भाई कहता मैं तेरे बिना नहीं रहूंगा, तो बहुत सारे लोग लड़ सकते थे। वैसे तो भगवान भगवान बोलते थे। मुसीबत में आप अकेले होते हैं सर, लेसन है। दो चीजें खत्म हो गई। अब आते हैं जिस व्यक्ति ने जब कदम बढ़ाए होंगे तो कारपेट बिछे रहे होंगे, नहीं कारपेट बिछे रहे होंगे ना सर, राजा कालीन बिछते होंगे, लोग हाथ देते होंगे, साहब अपने पैर हमारे हाथ पर रखिए, और उसको भेज दिया 14 साल के लिए जंगल। मैं आपको बताना चाहूंगा, जंगल का मतलब पार्क नहीं होता, जंगल का मतलब जंगल होता है सर। और आपको जंगल अगर देखने हैं तो you'll go to सतपुड़ा वंश। आप अगर एक बार जंगल में चले जाएं, आप जिंदगी में सतपुड़ा की तरह मुंह करके नहीं सोएंगे। जंगल का मतलब पता चलेगा कि जंगल किसको बोला जाता है। और 14 साल का वनवास, फिजिकली कितना टॉर्चर रहा होगा उसके। बाबा आप गाड़ी में आए, बाइक पे आए, मैं आपको बोलूं पैदल घर चले जाओ, बस इतना ही बोल दूं। अभी लोग क्या प्रॉब्लम बताते हैं कि सोनू जी ऑड इवन है तो हम प्लान देने कैसे जाएं। मैं बोलता हूं इसका कौन सा ऑड इवन था? क्या ऑड इवन था? 14 साल के लिए सब ऑड भी ले लिया, इवन भी ले लिया। इसको बोला तेरा कोई ऑड इवन नहीं है, तेरा चलानी चलाना भाई। कुछ कहा, मजे की बात, एक चप्पल थी, भरत आ गया वो भी ले गया। उस कलाकार से पूछ, कुछ और ले जाता भाई सिंहासन पे रखने, कपड़ा ले जाता, शरीर का कोई गमछा ले जाता, एक चप्पल वो भी नंगे पैर। आप सोचो सर क्या मानसिक स्थिति रही होगी। और पता चला कि पिताजी गुजर गए। आप सोचो सर, आप मानसिक स्थिति सोचो, सोशली बॉयकॉट हो गया। आपके पास 3 लोग हैं, आगे पीछे लोग जय जयकार लगाते हैं, आपको देखने वाला, मिलने वाला, सुनने वाला कोई नहीं। सोशली बॉयकॉट हो गया, परिवार डिस्टर्ब हो। मेंटली क्या कसर थी कि बीवी कोई नहीं भागा। आप मेंटल एटीट्यूड की कल्पना भर करिए, बस सिर्फ बीवी कोई ले भागा। आपकी बीवी को कोई छेड़ ही दे बस मोहल्ले में, आपका निकलना दूभर हो जाएगा साहब। आर पार कर देंगे, मां की बहन की हो जाएंगी। बीवी कोई ले भागा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं मुझसे गॉड इज अनफेयर टू मी, भगवान मेरे पे ठीक नहीं है। भगवान अपने लिए भी ठीक नहीं है साहब। इससे ज्यादा दुख आपकी जिंदगी में कभी आया है तो मुझे बता दो बस खाली। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका एक ही जवाब था जो उन्होंने दिया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
नो कंप्लेंट, नो रिग्रेट्स। ना कोई कंप्लेंट करी, ना कोई रिग्रेट किया, ना किसी को ताना दिया, ना किसी को गाली दी। और जिस मां ने वनवास भेजा, सबसे पहले उसी के पैर में हाथ लगाया। कोई बात नहीं। मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि आपका मेंटल लेवल इस बिजनेस में आने के बाद अगर सॉलिड रहा, साल, 2 साल, 3 साल, क्या करेंगे लोग? मना। सबसे पहला हथियार लोगों के पास है कि लोग आपका बिजनेस को मना कर देंगे। लोग बोलेंगे फालतू का काम है, हमको नहीं करना। आप क्या बोलेंगे? तो क्या हो गया? वो 14 साल का वनवास है तो अच्छा है, 4 लोग मना कर रहे हैं। फिजिकली परेशान रहे, मेंटली परेशान रहे, सोशली परेशान रहे, धराशायी हो गए। मजे की बात इसके बाद चालू होती है सर। और मजे की बात क्या है कि बीवी को वापस लाना है। अब बीवी ले गया तो वापस भी तो लाना है ना। अब आप सोचो, 2 भाई, ना आता ना पता, कौन ले गया ये भी नहीं पता। अब आप कल्पना भर करो। देखो, आप कहते हो गेस्ट आया, प्लान दिखाया, उसके बाद फोन नहीं उठा रहा। आपका तो गेस्ट फोन नहीं उठा रहा, वहां तो फोन ही नहीं है। और बीवी को कौन ले गया यही नहीं पता। तो आप बोलते हो ना प्लान देखा गेस्ट ने, सर वो तो फोन ही नहीं उठाता ना। और आप इसी में दुख में आ जाते हैं। और इतना दुख होता है आपको जैसे किसी के चौथे से आए हो। सिर्फ किसी व्यक्ति ने हमारा फोन नहीं उठाया, हमारी ईगो को ठेस लग गई, लोड ले लेते हैं। आप सोचो, आपके साथ तो बुरा में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, बंदे को देखो भाई, बीवी को ले गया, अब लेके आना है, ये समस्या है सर। लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस लाइन के बाद, वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर में हो सकता है काम आए। अब चैलेंज शुरू हो गया नया। चाहते अगर दोनों भाई तो भरत को मदद के लिए बुला सकते। वनवास उनको हुआ था, भरत अपनी सेना भेज दे, ऐसा तो कहीं नहीं मना किया था किसी ने। चलो भरत से ना मांगते, जिसकी बेटी ले गया उससे तो मांग ही सकते थे। हाँ, आपने नाम बोला महाराज, उसको बोलते हैं तेरी बेटी ले गया भाई, हम सेना भेज, हम क्या करें अब दोनों। अब आप बोलते हैं मेरा सीनियर प्लान दिखाने नहीं आया, मैं क्या करूं, मेरा सीनियर नहीं आता, मैं प्लान कैसे दिखाऊं, मेरे को तो सिर्फ 25,000 रुपए आए अभी, मैं नहीं दिखा सकता प्लान। पहले सीनियर आएगा 100 किलोमीटर दूर से, फिर प्लान होगा, नहीं तो प्लान। अब इनके पास कौन था प्लान दिखाने वाला? आप सोचो, रिलेट करो, कोरिलेट करो। ना भरत से सेना मांगी, ना लड़की के पिता से सहायता मांगी। एक बात समझ लीजिए, क्या नहीं है इसका रोना मत रोइए कभी जिंदगी में। क्या है उसका इस्तेमाल करिए आगे बढ़ने के लिए। और सेना किसकी बनाई? मैनेजमेंट में एक लाइन है, इफ यू गिव पीनट यू विल गेट मंकीज, इफ यू गिव पीनट यू विल गेट मंकीज। सेना किसकी बनाई? बंदर, भालू। और मजे की बात, उन बंदर भालू से वो कर डाला जो किसी ने नहीं सोचा था, मार दिया उसको उसके घर में जाके। और बीवी को वापस आईडी ग्रीन हो गई, पे आउट आ गया। कस्टमर ने कंफर्म कर दिया एड्रेस फोन पे। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं साहब कि एक ऐसी घटना है जिससे आप बहुत, मेरे पास थोड़ा समय कम है तो मैं बहुत शॉर्टकट में ये कहानी बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें आपको देने के लिए और हैं। क्योंकि जो आप एफर्ट्स करते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, मैं सपोर्ट करना चाहता हूं आपको, आपकी मेहनत के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए। जब भी आपकी जिंदगी में कोई बैड सिचुएशन आए, ध्यान रखिए साहब इस कहानी को। जब भी आपका गेस्ट आपका फोन ना उठाए, इस कहानी से रिलेट करिए। जब भी आपके पास कन्विंस ना हो किसी को प्लान दिखाने के लिए, इस कहानी से रिलेट करिए। जब भी आपके पास सीनियर ना हो, इस कहानी से रिलेट करिए। जब लोग आपको मना कर रहे हो, इस कहानी से रिलेट करिए। आपका कोई भी दुख इस कहानी के दुख से बढ़कर नहीं होगा, इसकी 100% गारंटी मैं दे सकता हूं। बात समझ में आ रहा है आपको साहब?
आगे लेके चलता हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला 1 साल इस बिजनेस में आपका वनवास के बराबर है। अगर वो पहले 1 साल से आप बाहर निकल गए, कुआं है 1 साल का, अगर वो 1 साल से आप बाहर निकल गए, मैं आपको बता रहा हूं जिंदगी की तमाम खुशियां इस बिजनेस से खरीदी जा सकती हैं जो आप सोचते हैं। पहले 1 साल के बाद वो पहला 1 साल देना पड़ेगा। लेकिन मार्केट का सच्चाई क्या है, ये है कि आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे की जनता आपको, कैसा होता है साहब, आपका दोस्त आपका फोन नहीं उठाता, कैसा होता है? हाँ जी, आपका रिश्तेदार आपका फोन नहीं उठा रहा, जो आपका आधी घंटी पे फोन उठाता था। आप समझ नहीं आ रहा सच्चाई क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की। Why most of the people fail in direct selling? मेरा सवाल है, आप साथ दीजिएगा, क्यों लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं, फिर गाली देते हैं कि हमने कर करके छोड़ दी, हमने दुनिया देखी है, बहुत आई बहुत चलेगी, बाल ऐसी सफेद नहीं हुए, डालाबाजी सुनी होगी आपने। फेल क्यों होता है आदमी, नजर डालते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीखने के लिए अगर कोई है तो वो फेलियर से है। सफल लोगों से आप कम सीख सकते हैं, फेलियर ज्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि उसने जो कांड किया वो मत करो, बस आप पैसे आ जाएंगे। Why most of the people fail in direct selling? I have some questions. आप जवाब दीजिएगा साथ साथ। क्या लोगों में पोटेंशियल की कमी होती है? लाउड एंड क्लियर। यानी पोटेंशियल लोगों में होता है। क्या लोगों के सपने छोटे होते हैं साहब? हर आदमी चाहता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, खूबसूरत सी बीवी। हर आदमी चाहता है हॉलीडे डेस्टिनेशन, सब चाहते हैं, सपने सबके बड़े होते हैं। क्या लोग मेहनती नहीं होते साहब? बहुत मेहनती होते साहब। सुबह 8 बजे 9 बजे घर से निकलना, 7 बजे तक लू में घूमना, अगले दिन फिर निकलना, मुंह काला हो गया लोगों का, साफ चेहरा काला हो गया धूप के अंदर। मेहनती तो लोग होते हैं सर। क्या लोग पैसे नहीं कमाना चाहते? कमाना चाहते हैं यार, कौन नहीं कमाना चाहता? कौन नहीं चाहता कि बच्चों को खुशहाल जिंदगी दूं? कौन नहीं चाहता बच्चे बेस्ट स्कूल में पढ़े? कौन नहीं चाहता? एवरीबॉडी नीड्स गुड लाइफ। क्या लोग अपने फ्यूचर को लेके चिंतित नहीं होते सर? होते हैं साहब कि नहीं? आप लोग टेंशन में रहते हैं फ्यूचर कैसा हो कि नहीं हो? यानी लोग भी रहते होंगे साहब। क्या लोग फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहते? जब ये सब लोग हाँ 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 करते हैं, फिर पैसे क्यों नहीं कमाते? ये सब तो इंग्रेडिएंट्स है ना किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए, और वो रेसिपी है फाइनेंशियल फ्रीडम, और वो रेसिपी है पैसे कमाना। उस रेसिपी के लिए सारी तड़काएं मौजूद हैं आपके पास, दाल भी है, नींबू भी है, जो भी बनता है, जिस चीज से सब्जी बनती है वो सारी चीजें हैं। उसके बावजूद खाना टेस्टी, कारण जानना चाहेंगे? मैं बताता हूं आपको। अगर सब बातों का जवाब नहीं है तो नाकामयाबी क्यों? एक ही वर्ड मैं आपको आज इस बिजनेस का मैं सार दे देता हूं। मॉरल ऑफ द स्टोरी शुरुआत में ही उससे करते हैं। एक शब्द से बनता है और बिगड़ता है साहब सब। एक शब्द। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, इसने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया सर। अच्छे अच्छे तबाह हो गए सर। मगर मैं सच्चाई बता रहा हूं, प्रूफ करता हूं कैसे। बातें नहीं करूंगा, प्रूफ भी करता हूं। मैंने बहुत से टैलेंटेड लेकिन नाकामयाब लोगों को देखा है जो सिर्फ अपने एटीट्यूड के कारण बर्बाद हो गए। लोग टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कहीं कमी है। टैलेंट भरपूर है, प्रचुर मात्रा में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एटीट्यूड। आप देखेंगे आगे चल के, पहचानो
पहचानो कौन? हॉकी खेलता था। आपको दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। विनोद कांबली, तेंदुलकर और ये एक साथ क्रिकेट खेलना शुरू किए और विनोद कांबली तेंदुलकर से अच्छा बल्लेबाज था। मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा टैलेंटेड था सर। डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर टू कंप्लीट 1000 टेस्ट रन्स, आज तक रिकॉर्ड यही होल्ड कर रहे हैं भैया। 1000 फास्टेस्ट रन्स का रिकॉर्ड इनके नाम है। 1000 रन मार्क इन मेयर जस्ट 14 इनिंग्स, 11 मैच में ये कीर्तिमान मिस्टर कांबली ने बनाया इन जस्ट 11 मैचेस। लेकिन ड्रामा इसके बाद है। द फॉर्मर इंडियन लेफ्ट-हैंडेड बैट्समैन एंडेड अप प्लेइंग जस्ट 7 more innings in Test cricket and scored 1084 runs 17 मैचेस। पहले 11 मैचेस के अंदर ये आदमी मीडिया में किंग था, किंग, हाथों हाथ बिकने वाला प्रोडक्ट था, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड 1000 टेस्ट रन आज से पहले किसी ने नहीं बनाया जितना। 2 डबल सेंचुरी बनाया बैक टू बैक, खटाखट खटाखट। तेंदुलकर कोई नहीं जानता था। मैं आपको बताना चाहूंगा तेंदुलकर का डबल सेंचुरी 5, 7, 8 साल बाद आया होगा, अगर आप याद क्रिकेट के फैन हो, देखते हो तो। और ये क्या किया इसने? 1000 रन पे राजा था और टोटल स्कोर कितना किया? सिर्फ 1084। यानी उस 1000 और 1084 के बीच में कुछ हुआ, कुछ कांड किया इसने। मैं आपको बताना चाहूंगा वो कांड। आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं? आप सुनना चाहते हैं वो कांड? बड़ा सिंपल सा कांड है साहब। जब इसको पैसे आने शुरू हो गए, जब इसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, इसमें एक शब्द घुस गए। बोलो तो आप बोलो तो। हाँ, और मैं आपको दिलचस्प घटना बताता रहूंगा। टैलेंट प्लस राइट एटीट्यूड मेक्स यू अ विनर। टैलेंट प्लस, और टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है विनर और लूजर से। टैलेंटेड लोग लूजर हो सकते हैं सर, टैलेंटेड लोग लूजर होते हैं सर। ऐसा नहीं है कि जिसमें टैलेंट होगा वही पैसे कमाएगा। टैलेंट से पैसे का कोई लेना देना। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा टैलेंटेड लोग, खुराफाती कलाकार लोग सड़कों पे भागते, दौड़ते, नहाते गाते मिलेंगे आपको। सब कुछ होगा लेकिन एक चीज नहीं होगी, वो होंगे पैसा, एटीट्यूड, चेंज एटीट्यूड। आप देखेंगे। सो द टॉपिक टुडे इज, बात करेंगे थोड़ी सी और इसके बारे में, और गहराई में उतरते हैं, हो सकता है कुछ समझा सकते। अ स्मॉल ट्रिक टू मेक लाइफ 100%। जिंदगी 100% बढ़िया बनाने के लिए एक छोटा सा सत्य। अगर हम कल्पना करें, अगर हम कैलकुलेट करें और थोड़ा सा जोड़ डालें, मैं ए को नंबर देता हूं 1, बी को देता हूं 2, सी को देता हूं 3 और जेड को देता हूं 26। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? फंडा क्लियर हो रहा है? लोग पूछते हैं मुझसे सफल होने के लिए, शर्मा जी क्या चाहिए, सोनू जी सफल होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सफल होने के लिए, कौन कौन सी चीजों पे मेहनत करनी चाहिए सफल होने के लिए, मैं सफल हो जाऊं उसके लिए मैं क्या करूं? तो मैं बताना चाहता हूं सर। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सफल होने के लिए क्या हार्ड वर्क होना चाहिए? आप मुझे बताइए साहब, हाँ या ना? हार्ड वर्किंग होना चाहिए आदमी को? यस। यानी सफलता के लिए हार्ड वर्किंग कितनी जरूरी है? लेट्स हैव अ लुक। 100% सफलता के लिए हार्ड वर्किंग का पैमाना 98% है। यानी सफलता के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हार्ड। क्या सफलता के लिए नॉलेज होनी चाहिए? हार्डवर्क आपको समझ में आया? 98% कैसे हुआ? H8A1K11 इज इक्वल टू, फंडा क्लियर होता है इतना? गुड। नॉलेज कितना? 96% रोल है नॉलेज का किसी भी आदमी को सफल होने के। जिस बिजनेस को आपको कर रहे हैं उससे प्यार, उससे मोहब्बत, उससे लगाव कितना जरूरी है? LOVE 54%। आप जान के हैरान हो जाएंगे
जब मैं बात करूंगा लक की, लोग मुझे बोलते हैं कि यार बहुत लकी आदमी हो भाई, बहुत पैसे कमा लिए, शुरू में जुड़ गए, तुमसे लकी कोई नहीं है। तो मैं बोलता हूं लक की औकात इतनी है सर, लेस देन 40-50%। मेहनत से लक बन जाता है, बस इतना मुझे समझ में आ रहा है। आप हैरान हो जाएंगे जो मैं अगली स्लाइड पलटूंगा। 100% कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, टिल डेट, टिल दिस पर्टिकुलर स्लाइड 100% की कोई चीज अभी तक नहीं आई। मनी MONEY is equal to leadership 89%. Then every problem has a solution only if we perhaps change our attitude to go to the top, to that 100%. What we really need to go further, thoda sa aur aage, is what? Is attitude, my dear friends. 100%. समस्याएं समस्या नहीं होती, समस्याएं समस्या नहीं होती। उस समस्या पे उस वक्त आप क्या निर्णय लेते हैं वो बताता है कि समस्या आपके लिए कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। समस्या कभी समस्या नहीं होती सर। आदमी मना कर रहा है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आपका गेस्ट नहीं आ रहा है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ये सबके साथ है, आपके साथ अकेले के साथ नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे जब मैं अगली स्लाइड पलटूंगा। It is our attitude towards life and work that makes our life 100%. Attitude is everything. Change your attitude. और अब when talent, attitude and confidence added, जब ये तीन चीजें मिल जाती हैं सर, क्या क्या बोला मुझे रिपीट करिए जरा एक बार। क्या होता है जानते हैं सर? चमत्कार होते हैं सर। अगर आपके पास टैलेंट है, राइट एटीट्यूड है और उसमें मैं घुसा दूं कॉन्फिडेंस, मिरेकल विल हैपन। लेट्स मूव थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक वंस अगेन। मैं आपको हजारों साल पहले फिर से ले जाना चाहता हूं। चलने को तैयार? आर यू रेडी? से यस और नो? टैलेंट वर्सेस कौन टैलेंटेड था? हारा कौन? टैलेंट हारता है, इसका मतलब आप समझ गए? टैलेंट बहुत था, जितना टैलेंट था उससे ज्यादा। लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं यहां पर, जो मैंने आपको स्लाइड पीछे पढ़ी। टैलेंट प्लस एटीट्यूड प्लस लीड्स टू मिरेकल। दोनों भाई अकेले घूम रहे हैं, बीवी को ही उठा के ले गए, वापस लेके आना है। रास्ते में ढूंढ रहे हैं, एक पक्षीराज से भेंट हुई। पक्षीराज का नाम जानना चाहता हूं। जटायु। जटायु महाराज से भेंट होती है। अब वो जटायु महाराज क्या किए, उन्होंने देखा किसी विमान को आकाश में विचरते हुए, जिसमें एक स्त्री का हरण हो रहा है और राक्षस ले जा रहा है और वो स्त्री चिल्ला रही है। तो जटायु ने प्रयास किया स्त्री को बचाने का। क्या आप सहमत? जानते हैं कहानी? गुड। अब वो जटायु ने प्रयास किया रावण से लड़ाई करने के लिए। रावण ने अपना तलवार चंद्रहास से उसका पर काटा, जटायु साहब नीचे गिर गए और वो रावण सीता का हरण करके ले गए। जटायु पड़े हैं, भगवान अपनी धर्मपत्नी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। लहूलुहान जटायु को उन्होंने उठाया और परिचय पूछा कि आप कौन? तो उन्होंने परिचय दिया, मेरा नाम जटायु। तो उन्होंने आप उनसे परिचय पूछा, तो आप कौन? मेरा नाम राम। परिचय दिया, दशरथ की संतान। अब वो जटायु साहब और उनके पिताजी आपस में दोस्त निकले। तो बड़े हैरान हो गए कि तुम यहां कैसे? तो उन्होंने, राम ने पूरी कहानी बताई कि साहब ऐसे ऐसे बनवास हो गया मुझे, मैं अपने छोटे भाई और बीवी को लेके वन घूम रहा हूं पिछले 13 साल से, और अब मेरी बीवी को कोई उठा के ले गया, आप यहां कैसे? तो उसने बोला, मैंने देखा उसको उड़ाते हुए, और वो रावण था जो आपकी भार्या को ले गया, दक्षिण दिशा की तरफ गया। मैंने बचाने का प्रयास किया बट उसने मुझे मारा।
अब वो उसका अंत समय निकट आया, जटायु ने प्राण छोड़ने थे, अब भगवान की गोद में प्राण छोड़ने थे, उसको पता था स्वर्ग जाएगा। अब यहां पर क्लाइमेक्स शुरू होता है। जटायु ने पूछा भगवान राम से, और ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, आप किताब पढ़ेंगे, यूल गेट ईच एंड एवरीथिंग। हम पढ़ते बहुत हैं, समझते कम है, सुनते कम है, कभी कभी तो पढ़ते भी नहीं। मैं परसों एक किसी से मिल रहा था तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में साहब सोनू जी 1942 की ये गीता पढ़ी है, मेरे पिताजी लाहौर से लाए थे। 1942 में गीता पढ़ी है, मेरे दादाजी लाहौर से लाए थे। जब जाते थे ऑफिस में तो गीता को माथा टेक के जाते थे, उन्होंने अपने बेटे को दी, वो जब जाते थे माथा टेक के जाते थे, हमारे पिताजी को दी, हमारे पिताजी जब जाते हैं तो माथा टेक के जाते हैं। बड़े जबरदस्त परंपरा है। तो मैंने पूछा माथा भी टेकते हैं या पढ़ते भी हैं? खाली माथा टेकते हैं कि पढ़ते भी हैं? मैंने बोला अगर माथा टेकने से इतनी तरक्की हो गई तो समझ लो पढ़ने से चमत्कार हो जाएगा। अगर सिर्फ माथा टेकने से तरक्की हो गई तो इतिहासकार कहते हैं कि जटायु प्राण त्यागने से पहले राम से सवाल पूछे कि मैं मर रहा हूं, निश्चित तौर पे स्वर्ग में जाऊंगा, और जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया है तो वो स्वर्ग में मुझसे भेंट होगी। अब देखिए कहानी, और क्या सीख सकते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो सिखाने की कोशिश करता हूं कि मेरी स्वर्ग में आपके पिताजी से भेंट होगी तो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा और रावण का क्या बैर था कि उसने तुमको मारा, तो क्या मैं उनको बता दूं कि वो तुम्हारी पुत्रवधू को ले जा रहा था, मेरी लड़ाई हो गई और उसने मुझे मार डाला, तो क्या मैं बता दूं? तो भगवान राम बोलते हैं कि नहीं, तुम मत बताना, ऐसे में उनको दुख होगा कि बेटे को वनवास हो चुका है और बीवी को कोई उठा के ले गया तो वो दुखी होंगे, तो तुम मत बता। मैं जा रहा हूं दक्षिण दिशा की तरफ, तुमने मुझे बता दिया है, तुम टेंशन मत लो। मैं जब अकेला अपने भाई के साथ जिस आदमी का नाम लिया उसको अपने कुल समेत मारूंगा, तब मेरे हाथ से मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, वहां मेरे पिता से भेंट होगी। पिता पूछेंगे कि तूने ऐसा क्या कांड किया कि मेरे बेटे ने तुझे कुल समेत मारा, वो अपने मुंह से बताएगा मैंने क्या गलती करी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप समझिए कॉन्फिडेंस की मिसाल, जिस आदमी के पैर में चप्पल नहीं, जिसको पता नहीं कहां बीवी ले गया, जिसको पता नहीं कितनी बड़ी सेना होगी उसकी, जिसको कुछ नहीं पता, वो अकेला बोल रहा है वापस ले आऊंगा, टेंशन मत लो। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। जब मिरेकल होते हैं साहब, जब टैलेंट और राइट एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस का मेल होता है तो साहब चमत्कार होते हैं। कहानी 6000 साल भी हम सुना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस बिजनेस को करने में, आप चमत्कार कर सकते हैं। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूं। मेरे पास कुछ नहीं था 10 साल 11 साल पहले। मेरा पर्स अगर आप अभी आप वॉलेट खोल के देखेंगे तो उसमें 80,000 रुपए का बैंक लोन का पर्ची निकलेगा, पंजाब एंड सिंध बैंक फरीदाबाद का, जो मैंने आज से बहुत साल पहले इस बिजनेस में आने से पहले लिया। 80,000 का लोन था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का, PMYR लोन बोलते थे उसको, 25/19 LOS नंबर। अगर आप पंजाब सिंध बैंक फरीदाबाद ब्रांच में जाएंगे डेटा निकल जाएगा। 80,000 का लोन भरने का औकात नहीं था मेरा, और 2,000 रुपए का उसका मासिक किस्ता में देता नहीं था क्योंकि मेरे पास होते नहीं थे। और उसका मैनेजर आते मुझे गाली देता था, तुम जैसे भविष्य खराब हो गया, तुम जैसे लोगों की वजह से देश खराब हो जाता है, पैसा ले जाते हो, खाते हो, वापस नहीं करते। ऐसा बहुत सारा माँ की बहन की सुनाता था मुझे। 80,000 रुपए साहब मेरे वॉलेट में पर्ची है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 80,000 संभाल के क्यों रखा हुआ है? मुझे मेरी औकात याद रहे, बस वो इसलिए रखा है, फाड़ूंगा नहीं, आखिरी तक मेरे वॉलेट में रहेगी। 80,000 का पर्ची है, मैं आपको दिखा देता हूं। I want to show you। अभी कुछ लोगों को लगता है कि यार तो बहुत करोड़पति टाइप लड़का होगा, जिंदगी में बहुत पैसे कमाए होंगे। ढूंढना पड़ेगा। डोंट ट्रस्ट मी। विश्वास करें, अंधविश्वास न करें। ये 2 पर्ची हैं पंजाब एंड सिंध बैंक। 65,000 का जमा एक है, 20,000 का जमा एक है जो भुगतान किया हुआ है। ये इसलिए भुगतान किया कि लोन लिया था 80,000 रुपए का, और लोन भरने का औकात नहीं था, तो लोन जब लिया और जब भरा इसमें 5 साल का गैप है सर। 80,000 रुपए भरने के नहीं थे सर मेरे पास। 3 करोड़ रुपए के मकान में रह रहा हूं इस बिजनेस की वजह से। आप आए तो देख सकते। अब
अभी बनाया मैंने रिसेंटली, लैंड कॉस्ट मिला के आज 6-6.5 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी होगा, करीब 7,000 स्क्वायर फीट जगह होगा, उसमें 80 लाख रुपए का गाड़ी खड़ा हुआ है, शानदार। किस वजह से आया जानते हैं आप? कॉन्फिडेंस आया। 14 लोगों ने मना कर दिया सब जब मैं बिजनेस में आया। 14 पीपल से नो टू मी। उन्होंने मुझे बोला मिस्टर शर्मा ये फालतू फंड का काम मत बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत देगी, बहुत आई, बहुत चली गई, ये तुम क्या नाटक कर रहे हो? इंस्टीट्यूट चलाओ, पढ़ाओ, पैसे कमाओ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इंसान हूं, तो 14 लोगों के मना करने के बाद मेरे को लगा छोड़ देना चाहिए। मैं ही पागल होता जा रहा हूं, तू क्यों बावड़ा हो रहा है भाई? जब सब मना कर रहे हैं, घर बैठ, पैसे तो आ ही रहे हैं तुझे घर में इंस्टीट्यूट से। मैं साहब एक रात सोचा कि मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। दोस्तों, जिस रात छोड़ने का विचार आया, भगवान, देखो ऐसा है, भगवान ने आपके भाग्य में जो लिख दिया है वो तो होना ही है। आपके भाग्य में लिखा था 23 अप्रैल 2016 को यहां बैठना। आप लोगों को 1 महीना पहले नहीं पता था कि आप 23 अप्रैल को यहां बैठेंगे, यस और नो? आप बैठे कि नहीं बैठे? तो भाग्य में लिखा था कि हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। 14 लोगों ने मना किया। मैं रात को छोड़ने के बारे में सोचा कि छोड़ देता हूं, इंस्टीट्यूट चल ही रहा है, लाख रुपए आता है महीने का, काय को टेंशन लेनी। तो मेरे मन में एक विचार आया जिसने मुझे इस बिजनेस में दोबारा जोड़ दिया सर। और विचार जानना चाहते हैं? और वो विचार ये था कि सोनू शर्मा, ये 14 लोग तुझे जिंदगी भर दाना देंगे, ये जिंदगी भर ताना देंगे, करोड़पति बन गया। ओ करोड़पति, कहां गई गाड़ी? तू तो कहता था ऐसा होगा। मैंने सोचा अब काम करना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको दिलचस्प घटना है, और मुझे लोग बोलते हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपसे। आई एम नॉट टेलिंग एनी लाई। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको सारी बातें बता रहा हूं जो मेरी जिंदगी के सत्य हैं। क्योंकि जब आदमी बिजनेस में जुड़ता है, उसको सबसे ज्यादा भरोसा होता है अपने सबसे निकट आदमी पे, सबसे निकट, सबसे पास। और वो जब मना कर जाए तो दिल टूट जाता है सर। क्या मैं ठीक हूं? आपको लगता होगा ये सुरेश जुड़ जाए, और सुरेश ने फोन नहीं उठाया, दिल टूट गया, ऐसा होता है? तो मेरी जिंदगी में एक सुरेश है जिसका नाम है विनय कपूर। और ये सीटियां उसी के लिए हैं। मैं कोई भी सेमिनार उसकी कहानी के बिना पूरा नहीं समझता। हाँ बिल्कुल। कितने लोग ऐसे हैं जो विनय कपूर की कहानी सुनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे मजा आएगा सुनाने में। एक लड़का जिसका नाम मिस्टर विनय कपूर, मेरे साथ 98 में ग्रेजुएशन किया, फरीदाबाद डीएवी कॉलेज से। बड़ी जबरदस्त घटना है। मैं इस बिजनेस में जुड़ा, स्कूटर था मेरे पास, हम लोग 10th से एक साथ हैं। 95 में मैंने 10th किया, तो 10th में ट्यूशन पढ़ते थे एक साथ। तो 10th से ट्यूशन से दोस्ती बनी, स्कूल एक साथ 12th किया, एक साथ ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट हुए। और 98 में ग्रेजुएशन करने के बाद बिजनेस मैंने 2005 में किया। 98 से भी 2005 का मतलब करीब करीब 95 में दोस्ती हुई, तो 10 साल पुराना संबंध, अंडरवेयर बनियान फ्रेंड। ये भी पता था कि किसके पास कितने अंडरवियर हैं। दोस्ती ऐसी जबरदस्त, प्रगाढ़, घनिष्ठ मित्रता। और मेरा पहला गेस्ट था सर, फरीदाबाद NH3 में रहता है। और मैंने उसको बिजनेस दिखाया, और हमारे सीनियर समझाते थे कि 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना होता है, फॉलो। और मैं अपना शानदार सा NV स्कूटर लेके उसके घर चला गया अगले दिन। हमारे फरीदाबाद में क्या है कि 233 गज के कुछ जो मकान है, उसमें आगे वाला पोर्शन किसी के पास रहता है, पीछे वाला पोर्शन कभी कभी किसी के पास रहता है। 2 रजिस्ट्री होती है। और वो पीछे वाले पोर्शन में रहता था, और 6 फुट का गली था, ऐसे पैसेज था। अब मैंने जब स्कूटर लगाया तो मैंने देखा बेड पे बैठा है। मैं अंदर गया, वो अंतर ध्यान। अब मुझे समझ नहीं आया वो कहां गया। और थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो पलंग के नीचे घुस गया। अब मैंने उसकी माताजी से पूछा कहां है? बोला अभी तो नहीं था। अच्छा, मैंने देख तो लिया नीचे बैठा है। मैं भी बेड पे बैठ गया। मैंने कहा कम वक्त कब तक नहीं आएगा, मोटू गर्मी लगेगी तो निकलेगा बाहर। साहब 15-20 मिनट हो गए, वो ना आया सो ना आया। तो मेरे को लगा भाई मर ही ना जाए अंदर, तो चला ही जाएगा। जब आदमी नहीं करना चाहता तो क्या करें। मैं साहब घर उठा, मैंने माता जी को बोला कोई नहीं आए तो बोल देना मैं आया था। मैं स्कूटर उठा के साहब अपने
मेरे उससे उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, मैं उससे मिलने नहीं गया। मैं इस बिजनेस में सबसे पहले एक सेकंड हैंड सेंट्रो खरीद के आया, 2812 गोल्डन कलर का सेंट्रो, सेक्टर 14 में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी था, उसने मैंने खरीदा। 80,000 का डाउन पेमेंट किया, 6,336 रुपए का EMI था। ये डेटा याद है साहब, जिंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि आपसे निकल के यहां तक पहुंचे हैं सर। किसी ने ऐसे क्रेन से बिठाया नहीं है यहां पर। तो सेंट्रो खरीदा मैंने, सेकंड हैंड चलाना भी नहीं आता था, मैंने पहली बार अपने ही गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठा मैं, और मेरा दोस्त मेरे घर तक लेके आया क्योंकि मुझे ड्राइव नहीं करना था। तो हम लोग मंदिर से वो गणेश जी बना के घर पहुंचे, तो मेरे पिताजी ने बोला ये गाड़ी किसकी है? मैंने कहा, बोले बेटा जिसकी है उसको दे आओ। क्योंकि माँ बाप को मैं अक्सर कहता हूँ सबसे कम भरोसा अपनी संतान पे होता है। पड़ोसी की संतान में हो जाएगा, अपनी पे कभी नहीं होगा। तो मैंने बोला नहीं पापा अपनी ले लिया। बोले ठीक है बेटा, रात को ध्यान। मेरा मोटिव कुछ और था, सुई की तरह कुछ चुभ रहा था साहब जहन के अंदर। मैंने 200-250 रुपए का मिठाई का डब्बा खरीदा और चला गया उस दोस्त के घर जिसका नाम था। डोर में बजाया, रात को 9:30 बजे का टाइम था। मंदिर से होने के बाद भाई साहब बाहर आए और क्या हाल चाल है, क्योंकि उसको बिजनेस दिखाने में और गाड़ी लेने में कुछ समय निकल गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अंदर आ। मैंने कहा तू बाहर आ। उसके बाद भी स्कूटर था, मेरे पास भी स्कूटर था, सेम फैमिली थी। गाड़ी किसकी है? ले ली है, सेकंड हैंड है। बताना मारा उसने मुझको कि नहीं तो नहीं ली। मैंने कहा तेरे स्कूटर से तो महंगी है। बैठ गाड़ी में, मिठाई खा पहले तो। अच्छा उसने मुझसे नहीं पूछा कि तेरी कंपनी कैसे चल रही है या तूने कैसे ले लिया गाड़ी, तेरे पास कौन सा काम है, वो तो कुछ नहीं पूछा। मैंने भी उसको कुछ नहीं बताया। वो 3 नंबर में एक पुलिस चौकी है, उसका 1-2 चक्कर लगाए, उसको मैंने घर फेंक दिया और वो अपने घर चला गया साहब। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता रहा, नेशनल हॉलिडे में लगा रहा, लोगों से मिलता रहा, लोगों के थप्पड़ खाता रहा, लोगों की ना सुनता रहा। करते 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 कुछ समय के बाद मेरी गाड़ी बड़ी होगी सर, आगे भी चोंच पीछे भी चोंच, फोर्ड आइकॉन अच्छी लगती थी मुझे। जिंदगी में पहली बार नई गाड़ी खरीद के लाया। फरीदाबाद में शोरूम होता था फोर्ड का, बंद हो गया। और शोरूम से गाड़ी निकालने के बाद पहला गया मंदिर और दूसरा गया 200-300 रुपए का डब्बा, घंटी का बजना, सेम जैसे कहानी दोहराई जा रही है फ्लैशबैक में। भाई साहब बाहर आए और भाई बड़े महीनों के बाद आना हुआ, आओ अंदर। उत्तरी। अच्छा फोर्ड आइकॉन उस जमाने में अच्छी गाड़ी थी यार, आज भी होगी, डोंट टेक मी रॉन्ग। मतलब मेरे लिए तो बस सपना था यार नई गाड़ी, क्योंकि नई गाड़ी के अंदर बैठ के फ्रेग्रेंस ही कुछ अलग होती है, नहीं उसका खुशबू अलग आ रहा है। अच्छा पहले वाली बेच दी? मैंने कहा पहले वाली भी रखी है। अच्छा मैंने उसको अंदर बिठाया, बड़ा छोटा सा स्टीयरिंग, उसमें म्यूजिक सिस्टम में बटन दबाओ, पीछे का एरियल एंटीना बाहर निकलता था, तो बड़ा दिल में छोटी छोटी खुशियां थी। ये देख लाइट नीली लाल। अच्छा उसका मन तो किया कि पूछ, लेकिन वो पूछे कैसे? काम ठीक चल रहा है तेरा, बोला मुझसे। काम तेरा ठीक चल रहा है बोला। मैंने कहा मुंह खोल, ये मिठाई खा, काम की बात बात। 2 चक्कर खिलाए, आजा घर आजा, बैठ, बड़े दिन हो गए यार तू तो आता नहीं। मैंने कहा थोड़ा जल्दी में हूं कपूर साहब, फिर कभी मौका लगा तो आऊंगा। मैंने उसको साहब घर फेंका और मैं अपने घर चला गया। इस घटना के करीब करीब 8-10-11 महीने के बाद हमने गाड़ी खरीदा, असेंट। गाड़ी क्यों खरीदा? क्योंकि बचपन से था नहीं सर, लिफ्ट मांग के स्कूल कॉलेज जाते थे, पैसा होता नहीं था। जिससे लिफ्ट मांगते थे कभी कभी वो रास्ते में उतार देता था। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त थे फरीदाबाद में, बहुत नामी गरामी लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मैं उसको बोलता था यार प्रवीण छोड़ दे, तो मुझे बोलता था यार मैं तेरे को लिफ्ट नहीं दे सकता कॉलेज से। मैं बोलता था क्यों नहीं दे सकता यार? तो बोला तेरा घर मेरे रूट में नहीं आता। तो मुझे रास्ते में फेंक दे रहा था, तो मैं पैदल पैदल जाता था। तो वो गाड़ी, जो चीज नहीं होती आदमी के पास बचपन में, वो सपने पैदा हो जाते हैं फिर, नहीं? वो बात अलग है कि आज वो प्रवीण मेरे से उधार लेता है जब उसको जरूरत पड़ती है पैसे की, वो एक अलग स्टोरी है। तो मैंने असेंट खरीदा, और किसी को जलील करने में जाता क्या है? 200-250 रुपए का मिठाई का डब्बा खरीदो और चले जाओ।
किसी को जलील करने में या तंग करने में भाई साहब क्या जाता है? वही डोरबेल का बजना और कपूर साहब का, और मैं जाता कभी था जब मुझे पता घर मिले। सरकार बाहर आए, ऐसे झांकते झांकते कुछ कांड करके आया, देखा असेंट, अरे भाई तू तो कमाल कर रहा है यार, तू बता यार। मैंने कहा मुंह खोल, ओपन योर माइक, मिठाई खा, बैठ, चक्कर खाएंगे आज इस गाड़ी में। असेंट के 2 चक्कर 3 चक्कर, वही 3 नंबर की स्टोरी। और उसको वो बहुत पूछता रहा कि बैठ जा यार, कुछ बैठ के डिस्कस करते हैं। मैंने कहा फिर कभी आऊंगा, मैंने उसको छोड़ दिया। इस घटना के करीब करीब 1-1.5 साल तक मुझसे नहीं मिला, और मैंने अपनी जिंदगी में पहली कैश डाउन गाड़ी ली, होंडा सिविक। फरीदाबाद से होंडा के शोरूम से मैंने जिंदगी का पहला कैश डाउन गाड़ी लिया। 14 लाख रुपए का चेक मैंने जिंदगी में पहली बार काटा। मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं 14 लाख रुपए का चेक काटूंगा। और वो जो शोरूम वाला था, मैं चप्पल वप्पल में गया था तो मुझे देख के एंटरटेन भी नहीं कर रहा था। उसको लगा ये छोटा सा बच्चा क्या लेगा, तो मैंने उसको बोला भैया ले लेंगे, चिंता मत कर, पैसे हमारे पास, तू अच्छी नौकरी कर रहा है, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम ले सकते हैं, तू नौकरी करता रहा। तो होंडा सिविक मैंने साहब खरीदा, और किसी को जलील करने में भैया क्या जाता है बोलो तो जरा। अच्छा, उसके अंदर स्टीयरिंग ऊपर नीचे होता था, बड़ा मजेदार, आगे पीछे भी होता था मजेदार, उसमें लाइट डिम भी होती थी बहुत शानदार, 6-6 सीटी लगती थी, वाह वाह वाह। अब तो साला तबाही मचाने वाला था। रात के 9:30 बजे डोरबेल का बजना, कपूर साहब का हमसे मिलना, और वो बाहर आना, ओ तेरी ये साला कर क्या रहा है तू खोल। मैंने कहा पहले तो मिठाई खा, गाड़ी में बैठ। और सिविक बहुत शानदार गाड़ी थी, आज भी शानदार है, जो लोग चलाते होंगे बहुत शानदार है। मैंने चलाया 60-65 हजार किलोमीटर। चक्कर पूछता रहा तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, जो कंपनी मुझे बता रहा था उसका क्या हुआ, वहीं से कमा रहा है ना तू, वहीं से। तो मैंने बोला कपूर साहब देखो धंधे की बात नहीं, तू वही 2 किलोमीटर का राउंड और उसके घर पे फेंकना और मेरा वापस जाना, वही इतिहास चला। 22 जनवरी 2012, यही ऑडिटोरियम, यही स्टेज, मुझे आज भी याद है। इसी ऑडिटोरियम में कंपनी ने मुझे मर्सिडीज गिफ्ट किया, मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज लेके मैं घर गया, मंदिर गया, और किसी को जलील करने में क्या। मिठाई का डब्बा 100 रुपये महंगा हो गया होगा, बात अलग है, लेकिन क्या दिक्कत। काजू कतली का एक डब्बा, संडे को गाड़ी मिली तो संडे को छुट्टी थी उसकी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने डोरबेल बजाया तो मैंने क्या देखा। ये घर का पीछे उसका लास्ट है, और समझ लीजिए कि जो ये स्पीकर लगाया वहां मैं खड़ा, ये लड़का आ रहा है ऐसे पैसे गिनता गिनता। इसने मुझसे ना पूछा ना कुछ, इसको पक्का पता था कुछ कांड करता है तभी आता है, नहीं आता नहीं। ये पक्का कुछ लाया होगा, ये मुझे तंग करेगा, इससे पहले मैं इसको पैसा दे दूं और बोलूं भाई करा ले। कह रहा कुछ लिया है, मैंने कहा अब इसने देखी साहब मर्सिडीज का, काटो तो खून नहीं। मतलब मैंने किसी को पहली बार खुश होते हुए नाराज देखा। मतलब वो चेहरा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये खुशी वाला है कि रोने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अरे यार ये तो मर्सिडीज है। हाँ, मैंने कहा मर्सिडीज ही है। तूने, मैंने, बैठ अंदर। अब उसमें छत हट जाती है ऊपर से, मैं भी कम कलाकार नहीं। मैंने कहा हाथ बाहर निकाल दे, क्या ठंडी ठंडी हवा लगती है देख, जनवरी का सर्दी का महीना। अब वो मर्सिडीज का जो पूरा का अंदर का ऑरा है साहब, वो ऑरा ही खतरनाक है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो साला रॉकेट रॉयल्स रॉयल्स से कम है वो। देख सीट भी लेट जाती है पूरी, बोल मोटू तू भी लेटा, बोले नहीं नहीं अरे लेटा तो सही। अब मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं उसका, मैं उसका रेप कर रहा हूं, और मैं छोड़ता नहीं उसको। भाई
उसने जो पैसे थे वो मेरी जेब में डाले ऊपर वाली। हमको पता है तू बहुत पैसे कमा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, हमसे गलती होगी। मैं तुझे एक बात बता देता हूं, जब तू हमसे मिलने आया इतने साल पहले, मैं पलंग के नीचे घुस गया था। मैंने कहा मुझको पता है इसीलिए आया हूं। बोला मिलके काम करेंगे, धूम मचाएंगे, आग लगा देंगे, तू देख तू और मैं क्या क्या करते हैं। क्या दोस्ती थी हमारी स्कूल कॉलेज में, हम सबसे बढ़िया दोस्त होते थे। मैं सोच रहा था हाँ बोल, दोस्त होते थे, 8,000 नहीं दिए थे तूने, अंदर सोच रहा हूँ, बोला नहीं उसको। और मर्सिडीज वर्डी का चक्कर एज यूजुअल, उसको घर छोड़ा, मिलके काम करेंगे। सुन भाई कल मुझे आ दोबारा बिजनेस बता, पैसे ले लिए, आईडी फाईडी जो लगानी है लगा ले, अच्छा चलता हूँ। मैंने कहा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। मैंने पैसा निकाला साहब, उसकी ऊपर वाली पॉकेट में डाला। मैंने कहा ये लेने नहीं आया कपूर साहब, खुशी थी, बांटने आया था, थैंक यू वेरी मच। मैंने साहब गाड़ी बैक करी और मैं निकल गया अपने घर। इसने फोन किया, मैंने उसका फोन नहीं उठाया। कहानी का असली ड्रामा इसके बाद चालू होता है। अब जो हुआ वो उसको भी कल्पना नहीं थी और मुझे भी कल्पना नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं उसके साथ। अब मैंने जो किया वो बड़ा खतरनाक है। मैंने खरीदी नैनो, घर के लिए छोटी गाड़ी खरीदी, चाहिए होती है, कभी कभी चलाता हूं मैं, मुझे कोई शर्म नहीं है। अब मेरे दिमाग में कुछ खुराफात आई, मैं देखना चाहता था लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कैसे होते हैं। मैं उसके घर गया बिना मिठाई के डब्बे के, उदास। उसने डब्बा जब डोर खोला वो तो सोचा कि कुछ कांड करके आया है। अच्छा वो बाहर आता इससे पहले मैं अंदर चला गया पहली बार। बोला उदास लग रहा है। मैंने कहा कंपनी भाग गई भाई। बोला मतलब? अरे मैंने कहा कपूर साहब अच्छा तूने पैसे नहीं दिए, कंपनी भाग गई। मुझे पता था साला ये भाग जाती है कंपनी। अरे सोनू भाई तो ही तो नहीं कर रहा था मैं। अरे ये शुरू के 2-4 साल के तमाशे हैं बस। बैठ, अब क्या करेगा? मैंने कहा गाड़ी भी ले गई।